हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी हब में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी का हम लोग कुछ 40 क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आपके एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 40 क्वेश्चंस पे ही किया जाएगा प्रैक्टिस। और ऐसे आपको बैक टू बैक 2-3 प्रैक्टिस सेट करने को मिलेंगे और आप लोग भी साथ ही साथ आंसर कीजिएगा और अपने स्कोर लास्ट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिएगा कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 25। देखिए हिंदी भाषा में जो है वो कितनी बोलियां होती हैं, 18, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था। जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी है भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन डी है गोपाल स्वामी अयंगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल स्वामी अयंगर ने संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने की प्रस्ताव रखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाषा की कौन सी विशेषता है। आप लोग भी आंसर करते रहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है भाषा परिवर्तनशील होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है भाषा जो है अर्जित संपत्ति है। भाषा का सृजन अनुकरण द्वारा होता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ऑप्शन ए है हिंदी बोली जाती है, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है संस्कृत या ऑप्शन डी है तमिल। तो सबसे ज़्यादा आपको हर जगह देखने को मिलता है हिंदी, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन बी है सौराष्ट्री लिपि में, ऑप्शन सी है गुरुमुखी लिपि में या ऑप्शन डी है देवनागरी लिपि में। तो देखिए जो हिंदी भाषा है उसको हमेशा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है। अवधी भाषा, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या देवनागरी। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, खड़ी बोली। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता में सहायक होती है राजभाषा, ऑप्शन बी है मातृभाषा, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय एकता में राष्ट्रभाषा सहायक होती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाषा का महत्व किस कारण से है। भाषा का महत्व किस कारण से है। ऑप्शन ए है कि यह विचार विनिमय का सरलतम साधन होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी देखिए कि यह सीधा प्रगति का आधार शिक्षा है और यह शिक्षा प्रगति का आधार शिक्षा है। और ऑप्शन सी है कि यह ज्ञान प्राप्ति का मुख्य साधन होता है। और ऑप्शन डी है कि उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भाषा क्या है। अभिव्यक्ति उपागम है, विचार उपागम है, सामाजिक उपागम है या डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए भाषा अभिव्यक्ति उपागम भी है, विचार उपागम है और सामाजिक उपागम भी है। आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसने घर की बोली को माता की भाषा यानी कि मदर टंग, यहाँ पे रंग हो गया टंग, ठीक है, कहा है। बेलार्ड ने, स्वीट ने, वेल्स ने या महात्मा गांधी ने। तो देखिए बेलार्ड ने जो है घर की बोली को माता की भाषा कहा है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है। आगमन विधि है, अनुकरण विधि है, ऑप्शन सी है निगमन विधि, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए मातृभाषा की जो प्रमुख शिक्षण विधि होती है, मातृभाषा कैसे सीखते हैं बच्चे, अनुकरण के द्वारा ही तो सीखते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब क्या होता है, परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। क्या परीक्षाएं आयोजन करने से, परीक्षाओं को कराने से बच्चों में भाषा बेहतर तरीके से मतलब वो सीखते हैं, या फिर भाषा का समृद्ध परिवेश अगर उनको प्रोवाइड किया जाए, अगर भाषा का एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले तो भाषा सीखेंगे।
या अनेक पाठ्य पुस्तकें हों तो उससे भाषा का डेवलपमेंट होगा, या सरल साहित्य का चयन से। तो देखिए, अगर भाषा का इन्वायरमेंट बच्चों को अगर हम प्रोवाइड कराते हैं तो बच्चों में भाषा बेहतर तरीके से विकसित हो सकता है। सो आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है। ये जो थॉट है, ये विचार है, वो किसका है? पियाजे का है, चॉम्स्की का है, स्किनर का है, या वाइगोस्की का है? तो देखिए, भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, ये जो कथन है, ये विचार है, वो स्किनर का है। सो आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट देखिए, मातृभाषा भाषा का मुख्य उद्देश्य है। क्या है? मानसिक विकास करना, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, अब मैंने आपको बार बार बोला है ना कि निगेटिव को हमेशा आप सर्कल कर लीजिएगा। देखिए, नहीं है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। पहली बात कि कंठस्थ हमेशा आपका निगेटिव वर्ड है, और यहाँ पे निगेटिव पूछा गया है, तो आंसर ए इज राइट। वैसे बाकी के भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी जो है, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये तो बिल्कुल सही बात है प्राथमिक स्तर पर। और सेकंड है कि ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। ऑप्शन डी है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। तो बाकी के ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे कि बाकी के ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन जो पहला ऑप्शन है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, तो कंठस्थ नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? ठीक है, सबसे जो उचित कथन है उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन बी है कि भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। ऑप्शन सी है कि भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता है। ऑप्शन डी है कि भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है। हमसे यहाँ पे निगेटिव नहीं पूछा गया है, यहाँ पे सबसे उचित ऑप्शन जो आपको लगे उस पर टिक करना है। सो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट, कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भाषा की शिक्षा दी जाती है। क्यों दी जाती है? भाषा क्यों पढ़ाया जाता है? मनोरंजन के लिए, विद्वान बनाने के लिए, बच्चों को विद्वान बनाना, इसलिए हम भाषा का शिक्षा दे रहे हैं, या अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, बच्चे उस चीज़ों को समझ सकें और अपनी बातों को, अपने विचारों को प्रकट कर सकें, या साहित्य बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाषा की जो शिक्षा है वो अर्थ ग्रहण करने के लिए, अभिव्यक्ति के लिए दी जाती है। तो आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। कौन सा जो है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का मुख्य अंतर जो है उसका आधार नहीं है? ऑप्शन ए है सहजता। सहजता तो है, भाषाई परिवेश, स्वाभाविकता और व्याकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने उद्देश्य को मनोशारीरिक उद्देश्य की संज्ञा दी है? रायबर्न ने, ऑप्शन बी है हर्बर्ट ने, ऑप्शन सी है ब्लूम ने, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लूम ने जो है उद्देश्य को मनोशारीरिक उद्देश्य की संज्ञा दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रविधि है। शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रविधि है अनुकरणीय प्रशिक्षण। सेकंड है ऑप्शन नंबर बी प्रशिक्षण समूह। ऑप्शन नंबर सी है कि सूक्ष्म शिक्षण। ऑप्शन डी है अंतःक्रिया विश्लेषण। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके थ्रू हम शिक्षण कौशलों का विकास करते हैं, उसमें सुधार लाते हैं, तो वो हो जाएगा आपका सूक्ष्म शिक्षण। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक सूक्ष्म शिक्षण चक्र में कितने कौशलों का विकास किया जाता है? एक माइक्रो टीचिंग का जो सर्कल है, एक पूरा जो माइक्रो टीचिंग का पीरियड चलता है, उसमें कितने कौशल का विकास किया जाता है? तो सिर्फ एक कौशल का। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा एक इकाई योजना का पद नहीं है? ऑप्शन ए है उद्देश्य कथन, ऑप्शन बी है प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन सी है आत्मीकरण, एंड ऑप्शन डी है अभिव्यक्तिकरण। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है अभिव्यक्तिकरण जो है इकाई योजना का पद नहीं है। आंसर नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना विधि के प्रवर्तक कौन है? योजना विधि यानी कि परियोजना विधि भी जिसे कहते हैं, प्रोजेक्ट मेथड भी बोलते हैं, तो हो जाएंगे किलपैट्रिक। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सुकरात विधि जानी जाती है। व्याख्यान
एवं प्रदर्शन विधि के नाम से जानी जाती है, वाद विवाद विधि के नाम से जानी जाती है, या प्रोजेक्ट विधि के नाम से जानी जाती है। एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रश्नोत्तर विधि के नाम से जानी जाती है। देखिए जो सुकरात विधि है ना, सुकरात ने जो है प्रश्नोत्तर विधि दिया था, एंड सुकरात विधि को जो है प्रश्नोत्तर विधि के नाम से भी जाना जाता है। सो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि श्यामपट्ट पर लेखन कार्य करते समय किस तरफ खड़ा होना चाहिए। आप सबने माइक्रो टीचिंग किया होगा, ठीक है, आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा, जो लोग किए होंगे उनको तो अच्छे से पता होगा, बाईं तरफ खड़ा होना चाहिए। सो आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्याख्यान विधि में क्या होता है, बताइए। सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, या ऑप्शन नंबर बी है बालकों को मौलिक चिंतन का अवसर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी है कि प्रयोगात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, या डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए प्रयोगात्मक पक्ष पे तो व्याख्यान में बिल्कुल भी नहीं बल दिया जाता, बालकों को मौलिक चिंतन का जो है अवसर नहीं दिया जाता है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्याख्यान विधि में सैद्धांतिक पक्ष पर बल दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता नहीं है। अगेन आप सर्कल करेंगे एंड देखिए ऑप्शन ए है कि यह बालक या कक्षा केंद्रित होता है, ऑप्शन बी है कि इसमें कौशल की प्रधानता होती है, ऑप्शन सी है कि एक समय में एक ही कौशल का अभ्यास किया जाता है, ऑप्शन डी है कि समय चक्र का समय जो होता है वो 5 to 10 मिनट तक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह बालक या कक्षा केंद्रित नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ कब हुआ था। माइक्रो टीचिंग का जो प्रारंभ हुआ था वो 1961 में हुआ था। कहाँ पे? अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जीविकोपार्जन करना या व्यक्तित्व का विकास करना? ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे कर लीजिए, ये सी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से चरित्र का निर्माण करना, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्लेटो के अनुसार शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व का विकास करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रविधि है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, इंटरव्यू, पड़ताल सूची या जांच सूची, या डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता है निर्माण की दृष्टि से सुगम, ऑप्शन बी है भावों का संगठन, ऑप्शन सी है कम खर्चीला, एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? वजन बढ़ने की समस्या होती है, या ऑप्शन बी है कि अच्छे परीक्षा परिणाम देने की समस्या है, या ऑप्शन सी है कि समायोजन की समस्या होती है, एंड डी है आपका कि शिक्षा की समस्या होती है। देखिए किशोरावस्था में जो सबसे मेन प्रॉब्लम होता है बच्चों को आता है वो समायोजन में आता है। सो आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा एक शिक्षा सूत्र है? शिक्षा सूत्र आपने देखा होगा। अब दूर से निकट की ओर, देखिए निकट से दूर की ओर होता है, अमूर्त से मूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, ठीक है। अब सी यहाँ पे डी भी देख लीजिए, कठिन से सरल की ओर नहीं। पहले आप कठिन थोड़ी ना बच्चों को पढ़ाएंगे, पहले सरल पढ़ाएंगे, सरल से धीरे धीरे वो कठिन की ओर जाते हैं, तो सरल से कठिन की ओर, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे पूछा गया कौन सा सूत्र है, सो देखिए यहाँ पे देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन, ठीक है। सो ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानात्मक उद्देश्य का तीसरा पद कौन सा है? अब आपको जब पूरा प्रोसेस पूरा पद पता होगा तो आप आराम से कर ले जाएंगे। तो इसलिए ज्ञानात्मक पक्ष के, भावात्मक पक्ष के और क्रियात्मक पक्ष के, इन तीनों के स्टेप्स आपके जो भी 6 स्टेप्स हैं तीनों का, वो आप पक्का से याद कर लीजिएगा। उससे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखिए ज्ञानात्मक उद्देश्य का तीसरा पद क्या होता है? बोध होता है। पहला होता है ज्ञान, दूसरा होता है बोध नहीं होता है। पहला होता है आपका ज्ञान, दूसरा होता है बोध, एंड सेकेंड थर्ड नंबर पे आता है, थर्ड है आपका प्रयोग, ठीक है। और तीसरा पद पूछा जा रहा है, सो आंसर बी इज राइट, ठीक है। और बाकी के देख लीजिए क्या होता है, ज्ञान, बोध, प्रयोग, फिर आपका आता है विश्लेषण, फिर आपका होता है संश्लेषण, एंड लास्ट में आपका आता है क्या? मूल्यांकन। संश्लेषण एंड लास्ट में आपका होता है मूल्यांकन। तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्टेप कौन कौन से, अगर थोड़ा सा भी भूले तो पूछ दे कि पांचवा पद कौन सा है, छठा पद कौन सा है, तो उसको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और किस किस लाइन में है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट है कि मनोशारीरिक उद्देश्य का
जो 6 पद है उसका विस्तार किसने किया था? सिम्पसन ने किया था, रायबर्न ने किया था, ब्लूम ने किया था, क्रेथवाल एवं मसीहा ने किया था। तो देखिए सिम्पसन ने जो है मनोसारिक उद्देश्य को जो है 6 वर्गों में वर्गीकृत किया था। आंसर इज राइट। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से शैक्षिक उद्देश्य का स्रोत है ज्ञान, व्यक्ति, समाज। सो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट। नेक्स्ट, भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को किसने विश्लेषित किया था? सिम्पसन ने किया था, बीएस ब्लूम ने किया था, क्रेथवाल, देखिए यहाँ पे क्रेथवाल तथा मसीहा ने किया था, या इनमें से कोई नहीं? देखिए भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को क्रेथवाल तथा मसीहा ने जो है 1964 में, ठीक है, वर्गीकृत किया था। और टोटल इन्होंने 6 स्टेप्स इसमें भी बताए हैं, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए कि हिंदी भाषा में मूल ध्वनियों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में मूल ध्वनियों की संख्या टोटल 59 है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए कि मनोसारिक उद्देश्य का अंतिम पद कौन सा है? अब मनोसारिक उद्देश्य का जो है अंतिम पद, इसको दिया किसने है? सिम्पसन ने। अभी आपने देखा कब? 1969, ठीक है। और जो लास्ट उसका स्टेप होता है वो आदत का निर्माण करना। ओके, नेक्स्ट देखिए कि लास्ट है आपका, और इसका जो आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है, कि विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं किसमें, किस विधि में, किस मेथड में जो है विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं और जो टीचर होते हैं वो सक्रिय होते हैं? ऑप्शन ए है कि खोज विधि में, ऑप्शन बी है कि पूछताछ विधि में, ऑप्शन सी है व्याख्यान विधि में, एंड ऑप्शन डी है कि प्रोजेक्ट विधि में। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट में। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।